नमस्कार साथियों, मैं अंश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां आज भी लोगों में आग भर देती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का आखिरी भाग। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में एक संदेशा भेजता है जिसमें लिखता है कि रानी पद्मावती को दिल्ली भेजो और राणा रतन सिंह के प्राण बचा लो। इस संदेश को देखकर पूरे चित्तौड़ में मातम सा फैल जाता है। पूरा चित्तौड़ शोक में बिखर जाता है। साथियों, यहाँ रानी पद्मावती अपनी शक्तियों के साथ जंगल की ओर निकलती है, वीर गौरा और पागल को ढूंढने के लिए। साथियों, रानी पद्मावती जंगल जंगल भटकती हैं और एक जगह पर उन्हें वीर गौरा और पागल एक पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं, जहाँ रानी उन्हें सारी बातें बताती है कि इनके चित्तौड़ से निकलने के बाद चित्तौड़ में किस प्रकार खिलजी आया, किस प्रकार उन्हें दर्पण के सामने रखा गया, किस प्रकार जैसे ही राणा रतन सिंह उन्हें खेलने के लिए गए तो वो उन्हें छल से बंदी बना के लेके गया और उसने संदेशा भेजा है कि यदि राणा रतन सिंह के प्राण सलामती चाहिए तो रानी पद्मावती को दिल्ली भेजो। इस प्रकार की बातें करते करते रानी पद्मावती बड़े दुखी होकर वीर गौरा के कदमों में गिर जाती है। यह देखकर गौरा बड़ा दुखित हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है और इस स्थिति में जब एक अबला की तरह रानी की स्थिति हो रखी है, उस समय में वह किस प्रकार किन शब्दों से रानी पद्मावती को बखान करता है, उनको उनकी सही वास्तविक जगह बताता है। राजस्थान में साथी एक कवि हुए थे पंडित नरेंद्र नाथ मिश्र। वो अपनी कविता में लिखते हैं कि कैसे किन महान शब्दों से वीर गौरा ने रानी पद्मावती को का बखान किया। वो कहता है कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। साथियों, इसके बाद गौरा एक प्रण लेता है, एक ऐसा प्रण जो महाभारत में पितामह भीष्म ने लिया या फिर चित्तौड़ के सेनापति वीर गौरा ने लिया। जैसे कि पितामह भीष्म ने मृत्यु के आने पर उसको कह दिया था कि मेरा अभी समय नहीं आया, मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब तुझे दूसरी तरफ चले जाएगा तब जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार गौरा भी एक प्रण लेता है और कहता है कि जब तक गौरा के कंधों पर दुर्जय शीत रहेगा, महाकाल से वीराना का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सफल आने तक गौरा नहीं मरेगा और एक शहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, राणा वापस आएंगे और महाकाल के घोर प्रवंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। जी हाँ साथियों, यह प्रण लिया वीर सेनापति गौरा ने कि जब तक मेरे धड़ में सर लगा रहेगा, जब तक मेरा सर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा, तब तक दुश्मन राणा को टच भी नहीं कर पाएंगे और मेरे सीने में जब तक सांस रहेगी तब तक राणा को कोई छू भी नहीं पाएगा। ऐसा वादा, ऐसा आत्मविश्वास और महाकाल को भी चुनौती देने का साहस भरने वाले वीर गौरा किले में जाते हैं और एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति के मुताबिक वह एक संदेशा लिखते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के उस पास दिल्ली में भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ठीक है, राणा की सफलता के लिए रानी दिल्ली आएंगी, लेकिन वे अकेली नहीं आएंगी, अपनी सास को सतीहारी साथ में लेकर आएंगी। साथियों, यहाँ देखिए अभय शक्ति शौर्य कूटनीति का एक ऐसा मिश्रण जो इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब कैसे युद्ध का प्रयोग किया, कैसे बुद्धि का प्रयोग किया गया, कैसे शक्ति का प्रयोग किया गया, कैसे स्वामी भक्ति दिखाई गई, इन सबको मिलाकर इतिहास का एक ऐसा गुलदस्ता बना दिया गया कि ये जो कूटनीति है ये इतिहास में एकदम अमर हो गई। कैसे एक कूटनीति बनाई गई कि उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेशा लिखा और संदेशे में लिखा कि ठीक है, रानी आएंगी, चलो रानी दिल्ली आएंगी, लेकिन रानी अकेली नहीं आएंगी, रानी अपने साथ 700 सखियां लेके आएंगी और सभी स्त्रियां जनान खाने में रुकेंगी और रानी पहले राणा रतन सिंह से मिलेंगी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से। और सबसे आखिरी में जो लिखा वह यह लिखा कि रानी की दुनिया चित्तौड़ से तभी निकलेंगी जब
राघव चेतन का सर चित्तौड़ पहुंच जाएगा। इससे फिर भी तुरंत राजी हो गया। अब चित्तौड़ में जैसे कि एक योजना बनाई गई थी कि सभी 700 डोलियों में एक एक सेनापति बैठेगा और हर डोली को उठाने के लिए 4 पनार, लगभग 3500 की फौज तैयार की गई। सबको उनका काम समझा दिया गया और यह भी निश्चित निर्धारित किया गया, पूर्व सुनियोजित किया गया कि रानी पद्मावती वाली डोली में एक लोहार बिठाया जाएगा और जैसे ही डोली बंदी गृह में पहुंचेगी, लोहा तुरंत निकलेगा, राणा की वो खोलेगा, राणा की जंजीर काटेगा और उधर बादल उनको साथ में लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो जाएगा। उधर से जैसे ही खिलजी की सेना को यदि पता चला और खिलजी की सेना आएगी तो उनको रोकने के लिए वीर गौरा और उनके साथ सैनिक उधर खड़े रहेंगे कि उनको रोकेंगे, कोई भी किसी को भी राणा जिधर जा रहे हैं उधर पैर नहीं रखने। तो कहते हैं कि अब जब समय आया दिल्ली कूच करने का तो कहते हैं कि स्वयं पद्मावती ने वीर बादल का कुमकुम तिलक किया। सभी ने अपनी मातृभूमि को एक लाख के बाद जी भर के देखा और दिल्ली कूच कर गए। जैसे ही गोलियां दिल्ली के समीप पहुंची तो दूत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा और उसने बताया कि रानी स्वयं उसने की मलिका बनने आई है, आपके दरबार में आई है। वह लेकिन उसकी एक फरियाद है कि वह राणा रतन सिंह से गले नहीं मिलना चाहती। इस संदेश को पाकर अलाउद्दीन खिलजी एकदम खुश हो गया और उसने एक शाही फरमान जारी किया कि ठीक है, रानी को पहले रतन सिंह से मिलने दिया जाए, उसके बाद उसे मेरे दरबार में आएगा। जैसे ही दूत ने सेनापति गौरा को संदेश सुनाया, सभी सेनापति उमंग से भर गए। वीर गौरा ने भी अपने भतीजे बादल को आखिरी बार सीने से लगाया और कहा कि बेटा युद्ध इस प्रकार लड़ना कि इतिहास याद रखे। राणा जिधर जाए उधर एक यवन को भी पैर मत रखने देना। राणा के सकुशल रहने तक, राणा के सकुशल चित्तौड़ पहुंचने तक ये तेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी एक भी आताताई, एक भी मुगल सैनिक उधर पैर ना रखने पाए। वीर बादल ने भी कहा कि ऐसा ही होगा, ताका रश्मि अमर रहेगी। और जैसा कि सबको सबका काम पता था और उनको भी बताया गया कि जैसे ही ये लोहा जाएगा, राणा की बेड़ियां काटेगा, बादल राणा को लेकर चित्तौड़ की तरफ जाएंगे और मैं मेरे साथ कुछ सैनिक, क्योंकि अगर खिलजी की सेना आएगी तो उनको रोकने का काम करेंगे और जब तक राणा सफल नहीं पहुंचेंगे कोई भी झुकेगा नहीं, कोई भी थकेगा नहीं। अब सब अपने अपने काम के मुताबिक अंदर किले के अंदर प्रवेश करते हैं। इधर जो लोहार था वो बंदी गृह में जाकर, बादल के साथ बंदी गृह में जाकर राणा की बेड़ियां काटता है। अब राणा जी यह दृश्य देखकर एकदम आचंबित रह जाते हैं कि जिन सेनापति को मैंने राज्य से निकाल दिया, इसकी बात नहीं मानी, आज वह स्वयं मौत के मुंह में आके खड़ा हो गया है मुझे बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए। और राणा बड़े दुखी होते हैं। लेकिन यह देखकर वीर बादल कहते हैं कि राणा अभी यह समय नहीं है प्रायश्चित करने का, अभी यहाँ से निकलने का समय है, आप चलिए। वो राणा को लेकर वीर बादल बाहर चित्तौड़ की तरफ निकलते हैं। लेकिन उस समय पर खिलजी का एक सेनापति था मीर जफर, वह बड़ा अचंभित था। वो इस भय में था कि ये इतने सीधे लोग नहीं है कि इतनी आसानी से मान जाएंगे और रानी को भेज देंगे, ये इतने इतने अच्छे लोग नहीं है। तो उसको वो पहले से ही शक था उसको। और जैसे ही एक सैनिक, तो इसकी तैयारी पहले से करके रखा था कि यदि ऐसा कुछ करेंगे वो, तो एक सेना की टुकड़ी वो पहले से तैयार करके रखा था। जैसे ही सैनिक इसको जाके बताते हैं कि उन्होंने राणा को छुड़ा लिया है और राजपूतों ने राणा को छुड़ा लिया है और वो बाहर भाग रहे हैं, मीर जफर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन परंतु वीर सेनापति गौरा उसे बीच में खड़ा मिलता है और वीर जफर से कहता है कि यहाँ से वापस चले जाओ, यदि हमला करने का प्रयत्न किया तो यहाँ सबकी गोली चलेगी, एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन वीर जफर हमला कर देता है और बदले में राजपूत भी इतना भयानक हमला करते हैं कि वीर जफर की कमर तोड़ के रख देते हैं। उनका हमला इतना भयानक था कि खिलजी की सेना एकदम सदमे में आ जाती है, परंतु मीर जफर धोखे से, चुपके से गौरा की जान पर वार कर देते हैं, जिससे गौरा कमजोर पड़ जाता है और एक सैनिक के वार से गौरा का शीश कट जाता है।
मगर बाहरे वीर मेवाड़ी जैसा कि प्रण लिया था, उसका धड़ एकदम से गरजा और एक बार में मीर जफर की गर्दन उसके घर पे। जैसा कि उसने प्रण लिया था कि एक शहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा, ठीक उसी प्रकार उसका धड़ एकदम रण में मतवालों की तरह झूम रहा था। जो भी उस धड़ के पास आ रहा था, ये मानो कि इसका टुकड़े टुकड़े कर दे रहा था। यह देख बादल एकदम महाकाली की तरह गरजा और रण में कूद पड़ा। और रण में इस प्रकार कूदा कि स्वयं महाकाली उसके साथ लड़ रही हो। रण में अकेला एक बादल नहीं, तो बादल दिखाई पड़ रहे थे और बादल इस प्रकार लड़ रहा था कि स्वयं काली का थप्पड़ रक्त से भर रहा था। एक बार हुआ और बादल के आंतें बाहर आ गई। आंतें बाहर आई, उसने जैसे ही देखा कि उसके पेट में बार हुआ है, उसने अपना केसरिया निकाला और कच्चे कमर में बांध लिया और फिर से तिल तिल कट के मर गया। लेकिन झुका नहीं, किसी भी एक सैनिक को राणा के पद पर पैर नहीं रखने दिया। इधर राणा शक्सल दिल से चित्तौड़ पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें संदेशा मिलता है कि वीर सेनापति गौरा और बादल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उस दिन धरती भी रोई कि उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोली और राणा भी बड़े दुखी हुए। इधर खिलजी क्रोध में फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला करता है। वह इस चीज से दुखी था कि कैसे मुट्ठीभर सैनिक आए और अपने राजा को छुड़ा ले गए और उसकी खिलजी की सेना देखती रह गई। उसके मुट्ठीभर राजपूतों ने पूरी खिलजी की सेना का मजाक बना दिया। इस क्रोध में वह चित्तौड़ पर हमला कर देता है और हमला करने के बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ किले की दीवार को तोड़ो और रानी पद्मावती को नहीं दें। लेकिन साथियों, जैसे कि पूर्व में भी बताया था कि चित्तौड़गढ़ का किला वेद था और साथ ही बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में 84 चूहे थे। 22 तो आज भी देखने को मिल जाते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले में ही अंदर ही खेती भी की जा सकती है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा और राजा में युद्ध होता था या राजा और सैनिक लड़ते थे। जो राजा जीत जाता था और हारने वाला राजा जो जीतने वाले राजा का स्वामित्व को स्वीकार कर लेता था, स्वाधीनता स्वीकार कर लेता था। लेकिन मध्यांतर आते आते ये जो टर्की आए, जो मुगल आए, इनके समय में क्या होने लगा कि जैसे ही एक युद्ध जीतता, एक राजा युद्ध जीतता तो वो उनकी सेना को मार देते थे, वो उनकी प्रजा को मार देते थे, हजारों लाखों की प्रजा को ऐसे ही मार देते थे, उनकी स्त्रियों को उठा के ले जाते थे, बाजारों में बेच देते थे, नोचते थे। तो इससे परेशान होकर राजपूत राजाओं ने एक योजना बनाई। किले को इतना विशाल किया गया कि जैसे ही युद्ध की आशंका होती थी, पूरी की पूरी प्रजा को किले के अंदर बुला लेते थे और वहीं खेती भी हो सकती थी, जल की पूरी व्यवस्था थी, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब कोई भी राज्य ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रहेगा, 1 माह, 2 माह, 3 माह, उसके बाद उसको भी अपना राज्य बचाना है तो वो वापस चला जाता था। किले अब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ और खिलजी इतने समय तक बैठा रहा कि किले के अंदर का राशन पानी खत्म हो गया। अब इस चीज से राजपूतों के पास बस 2 ही रास्ते बचे थे, या तो भूख से परेशान प्रजा को देखते रहें या फिर युद्ध करें। लेकिन इस विशाल सेना के सामने युद्ध करना एक चुनौती थी। फिर भी राजपूतों ने प्रण लिया और शाका के लिए तैयार हो गए। जी हाँ साथियों, शाका वह शब्द है जहाँ रण में से लौट के आने की उम्मीद न बची। रण में सेना, सामने की सेना हमसे बहुत ज्यादा है, तब यह शाका अपनाया जाता है। और इधर रानी पद्मावती ने भी एक निर्णय लिया कि वह भी यदि युद्ध हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो वह जौहर कर लेंगे। जी हाँ साथियों, एक जलते हुए कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। सभी वीर सैनिक सर पे केसरिया बांधे शाका के लिए तैयार हो गए। हर एक वीर इस क्रोध में जल रहा था कि यदि वो मरा तो
हमारी रानी भी इधर जल के मर जाएगी, इसलिए उसे उस तरीके से लड़ना था कि अपना परिवार भी बचाए, अपना राज्य भी बचाए। और जब छाता शुरू हुआ तो खिलजी की सेना के पैर उखड़ गए। हर एक वीर इस प्रकार लड़ा कि स्वयं महाकाल लग रहा हो रण में। लेकिन जैसा कि विदित था, एक इंसान कितना ही लड़ सकता है। धीरे धीरे सेना कटती रही, मरती रही और राणा जी की वीर गति हो गई। जैसे ही यह संदेश किले में पहुंचा, रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ आत्मदाह कर लिया, जौहर अपना लिया। साथियों, खिलजी जैसे ही युद्ध समाप्ति के बाद चित्तौड़गढ़ में इस लालसा से पहुंचा कि रानी पद्मावती को पा लेगा, जैसे ही वह जाकर देखता है तो वह जमीन पर गिर जाता है। उधर उसे रानी नहीं मिलती है बस राख। साथियों, इतिहासकार बताते हैं कि इस चीज से, इस युद्ध से खिलजी इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया कि उसने द्वारा कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और 2 साल के भीतर बीमारी से मर गया। वह जाके ही बिस्तर पकड़ लिया और 2 साल के भीतर बीमारी से मर गया। साथियों, यह थी चित्तौड़ की वीर गति, चित्तौड़ की वीर गाथा। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? और इतिहास में ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीर गाथा यह नाम नहीं, यह हमारी पहचान है। इसमें आप ऐसे ऐसे वीरों को सुनेंगे जिनका वर्णन मात्र आपके खून को उबाल के रख देगा। जी हाँ साथियों, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय भवानी।